वेलकम टू सुशांत फाइनेंस। दोस्तों, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ में ये है तीसरी वीडियो, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ स्टॉक इन हिंदी। अब आप पूछेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। देखिए, कोई भी शेयर में काम करने से पहले आपको उसकी दो चीज़ें पता होनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल का मतलब है उसकी बेसिकली वो करती क्या है, ठीक है, और वो जो काम करती है, जो प्रोडक्ट्स बेचती है, वो कितने लोगों तक पहुंचता है, और जब वो प्रोडक्ट बेचती है तो उस पे वो कितना मुनाफा कमाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें जानने के बाद ही आप उसकी प्राइस पे ध्यान देते हो कि अगर वो वर्थ है लेने के, तो मैं उसके हिसाब से कोई भाव लगाऊं। सही बात है। तो फंडामेंटल एनालिसिस होती है पहली स्टेप किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो अब उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको उसमें पहली बात जानना होगा उसकी वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद उसकी तीन बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर आता है आपके रेशियोज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द रेशियोज़। ओके, तो चलिए बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप मार्केट में आते हो तो आप क्या देखते हो, स्टॉक का प्राइस। मतलब ये कंपनी है सर 300 में मिल रही है, ले लूँ क्या? सर 300 का भाव था, अब आज 60 रुपये में मिल रही है, ले लूँ क्या? देखिए, प्राइस है ना, इट इज़ अ डेरिवेटिव। बेसिकली स्टॉक्स जो है ना, वो भी डेरिवेटिव ही होती है। बिजनेस क्या करता है, उसके ऊपर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, और उस प्रॉफिटेबिलिटी पे वो रिटर्न क्या देगा हमें, वो सब के बेसिस पे आपका एक प्राइस डिसाइड किया जाता है। ठीक है। देखिए, मैं तो ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बट मैंने पहले जो सीखा वो था फंडामेंटल एनालिसिस। क्यों? कि भाई पता ही नहीं है कंपनी क्या करती है, तो उसके भाव के बारे में सोच के फ़ायदा ही क्या है। सही बात है। तो चलिए जाते हैं पहली बात पे। हम एक इसको समझेंगे। मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट कर देता हूँ जो मुझे बहुत हेल्पफुल रही थी, कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट्स। ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहले, अगर वो बुक ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप उसको ढूंढ के कहीं ना कहीं अमेज़ॉन वगैरह से आप मंगा सकते हैं। और एक और बुक भी है जो मैंने पहले भी बताई हुई है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक भी जो है वो बहुत हेल्पफुल है। और देखिए, जितनी बुक्स आप पढ़ेंगे ना, उतना ही आपका माइंडसेट ओपन अप होगा। ठीक है। तो आप सोचेंगे मैं खाली सुबह उठूँ, स्क्रीन देखूँ, ये प्राइस है, ये प्राइस था, पे काम करूँ, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और कभी भी प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे। ठीक है। तो अब ये ज़रा मैं आपको बता देता हूँ बुक का नाम और उसका पेपर बैक जो मेरे पास है अभी भी। ये है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बाय फिलिप ए फिशर। इस बुक को पढ़ने के बाद ऑनेस्टली मेरा विजन जो खुल गया था, उसके बाद मैंने पेज इंडस्ट्रीज़, आपको पता होगा जॉकी, जो 2007 में 340 या 350 के आसपास ट्रेड करता था, और मैंने जाके उसकी रिसर्च की थी। ठीक है। उसकी कहानी मैं कभी और किसी और वीडियो में सुनाऊंगा। तो चलिए अभी हम जानते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आपको पता होना चाहिए वेबसाइट के बारे में। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे डाबर का, क्योंकि डाबर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये कंपनी। तो चलिए उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है। अभी डाबर का ब्रांड नेम तो सुनते ही रिकग्नाइज हो जाता है कि डाबर मतलब हमारे घर में उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट तो है ही। हनी होगा या फिर उसका च्यवनप्राश आप देख रहे हो। यहाँ पे उसकी वेबसाइट पे जाते ही आपको उसकी प्रोडक्ट लाइन दिख जाती है। ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन देख के आपको क्या पता चलता है, अच्छा मेरे आसपास ये चीज़ बिक रही है, लोग ले रहे हैं, ठीक है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये कंपनी सॉलिड है, इसका काम तो डेफिनेटली है। ठीक है। अगर मैं आपको कोई कोई ऐसी कंपनी का नाम दूँ, से जो इन्फोटेक कंपनी होगी, ठीक है, से जेनिथ इन्फोटेक फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग, तो वो कंपनी की मेरे आसपास कोई कोई प्रोडक्ट है या मेरे आसपास वो दिख रही है क्या, तो मुझे उसको स्टडी करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। पर डाबर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओपन करते ही दिख गया भाई ये सब प्रोडक्ट मेरे आसपास है, रोज़ बिकते हैं, लोग रोज़ खरीदते हैं, रोज़ बेचते हैं। और इसकी ऐसी बोलते ना ब्रांडिंग हो चुकी है कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का नाम लेते ही आपके दिमाग में डाबर सुनाई देगा आपको। तो ये हो गया इनका स्ट्रेंथ। ठीक है। अब इनके प्रोडक्ट लाइन में आप जाएंगे तो कई बार आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स पता होंगे जो आपको पता चलेंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, बट उसकी इंडिया में कोई ना कोई मार्केट में डिमांड होगी।
ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अबाउट में जाएंगे तो इनकी हिस्ट्री भी आपको पता चल जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ वेबसाइट पे जाके उसकी हिस्ट्री स्टडी करो, कौन सी फैमिली की है वो, जैसे यहाँ पे बर्मन फैमिली दिख रहा है आपको। फिर उनके प्रोडक्ट लाइन दिख जाएंगे, एक एक प्रोडक्ट की वेबसाइट है। देखो ओडोमस भी इनका प्रोडक्ट है, मच्छर अगर काटते हो तो आप यूज़ करते हो ना ओडोमस। अब मुझे तो पता भी नहीं था कि ओडोमस डाबर का है, मुझे लगा कोई और HUL का होगा शायद। ओडोनिल भी यूज़ करते हैं हम लोग, ये भी मुझे नहीं पता था बोलो। तो कैसा होता है वेबसाइट पे जाके हमारी विजन खुल जाती है, प्रोडक्ट को देख के पता चलता है ओ ये सब प्रोडक्ट्स इस कंपनी के हैं। और अगर आप जानना चाहो इनकी हिस्ट्री के बारे में तो अब हमेशा जाइए उनकी हिस्ट्री स्टडी कीजिए कि इन्होंने कब शुरुआत की अपने बिजनेसेस की, कौन से देखो ये सब आपको टर्नओवर के मार्क्स क्या कहते हैं उसके एक एक माइलस्टोन्स होती है जो आपको पता चलेगा। देखो डाबर गुलाबरी आप यूज़ नहीं करते पर लड़कियां यूज़ करती है बोलो, पर हमें तो पता नहीं होता क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। कितनी पुरानी लीनियज है, जस्ट इमेजिन। They've almost started from 1910 I believe, yeah, see 1910 1884 में डाबर का बर्थ हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 120 30 ईयर्स या 130 ईयर्स ऑलमोस्ट। इतनी पुरानी लीनियज है कंपनी की, ठीक है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आप जानते हो आज के ज़माने में भी लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं ना कि एलोपैथिक। तो उसका फ्यूचर भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हो, ठीक है। ये सब इनके ऑपरेशंस के बारे में, इनकी फैक्ट्रीज़ है, कब पब्लिक हुई, फिर उन्होंने कौन से ट्रीटमेंट्स में कौन से काम किए, कौन से जॉइंट वेंचर्स किए। देखो अब यहाँ पे एक्सटेंडिंग इट्स ग्लोबल पार्टनरशिप, डाबर्स एंटर्स इनटू अ जॉइंट वेंचर विद OCM ऑफ इजराइल फॉर फूड एंड बॉर्नग्रेन ऑफ फ्रांस फॉर चीज़ एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। बोलो, तो इसराइल की एक कंपनी के साथ JV भी हुआ, ये भी आपको पता चलता है वेबसाइट पे जाने के बाद। फिर इसके फूड डिवीज़न इन्होंने अलग किए। फिर आप देखेंगे कि प्रोफेशनल्स वर, अभी देखो डाबर ऑब्वियसली एज अ फैमिली बिजनेस शुरू हुआ, फिर प्रोफेशनल्स आने लगे बिजनेस के अंदर, मैनेजर्स इन्होंने हायर किए, उनको ऑफिशियल पोस्ट दी जैसे CEO वगैरह। तो ऑफिशियल पोस्ट अगर आप ऐसे आउटसाइडर को देते हो तो उसका विजन क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है, वो बिज़नेस को नए स्केल पे लेके जा सकता है। फैमिली ओरिएंटेड रहता है तो हम बहुत सब्जेक्टिव हो जाते हैं, हम बहुत दिल से सोचते हैं, प्रोडक्ट लाइन पे दिल से सोचते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे दिल से सोचते हैं। बट जब वो ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करना हमारे लिए आसान हो जाता है। फिर देखो डाबर ने अपने फार्मा बिजनेस को डीमर्ज किया 2003 में। ये सब इसकी स्टोरीज है, मतलब इसकी हिस्ट्री जानोगे ना उतना आपको उनकी डिसीजंस और उस डिसीजंस पे लिए हुए पे मिले हुए बेनिफिट्स आपके सामने आपको नज़र आते हुए दिखेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आगे भी जाके उन्होंने कभी कोई डिसीजन लिया तो उस पर आपको भरोसा होगा कि नहीं, ये लोग अगर डिसीजन ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उनका विजन हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ होता है और हुआ। देखो यहाँ पे इन्होंने अजंता फार्मा से 30+ प्रोडक्ट्स अक्वायर किए थे 2011 में, तो ऑब्वियसली वो भी बेच रहे उसको। तो ये सब इसकी वेबसाइट पे जाके पता चला। देखिए लोग आप ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते तो वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते, पर ऐसा नहीं होता। ओवरऑल हमें देखना चाहिए कि भाई कोई कंपनी में अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे उसका इन एंड आउट पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम डाबर की, यहाँ पे ढूंढ लेते हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। जैसे कि 3 बेसिक स्टेटमेंट्स होती है जो लोग स्टडी करते हैं और सबको स्टडी करनी चाहिए। फर्स्ट होती है बैलेंस शीट, फिर आती है P&L स्टेटमेंट और फिर आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये सब क्या होती है मैं आपको बताऊंगा ग्रेजुअली, और ट्राई करूंगा सिंपल तरीके से बताने की। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके मैं आपको बोलता ना, कॉम्प्लिकेट करूंगा तो फिर मतलब फ़ायदा क्या हुआ वीडियो का। आप आए हो समझने के लिए और मैं भी चाहता हूँ कि आपको मैं इजी तरीके से समझा दूँ। तो चलिए, ये तो सारे आपको ये moneycontrol.com पे जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिलेगी। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ जाके देखिए, खुद रिसर्च कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स में आके कि आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक पर रिसर्च किया, आपको क्या लग रहा है, कैसा आपको उसका लग रहा है परफॉर्मेंस होगा या बुरा होगा, जो भी है। जितना ज़्यादा आप मुझे कमेंट्स में शेयर करके बताएंगे मुझे भी लगेगा कि मेरे व्यूअर्स खुद रिसर्च करना शुरू कर चुके हैं और मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ट्रस्ट में। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। और डेटा ही डेटा है, तो खुल जा जल्दी जल्दी। ठीक है, अब ये है इसका स्टेटमेंट,
ठीक है, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है और ये तो पीएनएल है, तो हमें जाना पड़ेगा बैलेंस शीट की तरफ। ओके, बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं टोटल शेयर कैपिटल इसका 176.63 करोड़ का है। नेट वर्थ इनकी है 3968.82 करोड़। दोस्तों अभी देखिए मार्च 2009 का है हाँ डेटा, तो नेक्स्ट अभी 2020 की जो मार्च के एनुअल रिपोर्ट्स आएगी उस पे इनकी बैलेंस शीट रिव्यू होगी। नेट ब्लॉक मतलब कि इनके जहाँ जहाँ इनके पैसे फिक्स्ड एसेट्स में है वो है 1036 करोड़। और इन्वेस्टमेंट्स नेट ब्लॉक में आपके ये भी आ जाएंगे प्लांट्स और मशीनरी वगैरह। इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने 2009 से 62 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या, ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्होंने पैसे डाले जिससे इनको अदर इनकम मिलेगी या फिर इनको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करेगी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम इसकी फाइनेंशियल्स पे जाए और इसकी बैलेंस शीट को थोड़ा डिटेल में समझें। चलिए काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वरना क्यों ना बैलेंस शीट पीएनएल और कैश फ्लो के लिए एक अलग अलग वीडियो बनाई जाए छोटी छोटी, आपके लिए वो समझना आसान होगा शायद। क्या लगता है आपको? अगर ऐसा है तो कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं फिर वैसा करता हूँ।